हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे थे यह दंत और मुस्कान। ये नागार्जुन जी ने लिखी है और ये दो कविताएं हम पढ़ चुके हैं। इसके भावार्थ को, शब्दार्थ हम कल की क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न साथ में इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो ये दंतरित मुस्कान नागार्जुन जी ने लिखी है एक छोटे से बच्चे की। वो छोटे छोटे दांतों भरी जो मुस्कान होती है, जिसे देख करके उनका मन जो है उस मुस्कान की तरफ आकर्षित होता है और उसी पर वो ये कविता लिखते हैं। साथ में दूसरी कविता इन्होंने लिखी है फसल। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि फसल में जो है किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि कई व्यक्तियों का हाथ होता है। ठीक है, तो दंतरित मुस्कान से हम कुछ प्रश्न करेंगे। इसके बाद हमने फसल का जो है आज हमने इसको भी पढ़ना है। तो इससे पहले हम दंतरित मुस्कान के कुछ प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है आपका, बच्चे की दंतरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि के मन पर बच्चे की दंतरित मुस्कान का क्या प्रभाव। तो देखिए, बच्चे की दंतरित मुस्कान को देखकर कवि का मन जो है प्रसन्नता से भर उठता है। उन्हें बच्चे की मुस्कान की मनमोहकता को देखकर ऐसा लगता है कि यह मृत व्यक्ति में भी जान डाल देगी, अर्थात उदास मन वाले व्यक्ति को भी ये प्रसन्नता देने वाली होती है। तो बच्चों को देखकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। एक छोटे से बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर होता है। बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में कुछ अंतर होते हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं। बच्चे की जो मुस्कान होती है वो सरल होती है और स्वाभाविक होती है, वही बड़ों की जो मुस्कान है वो बनावटीपन होती है। बड़े जो हैं कभी कभी बनावटी मुस्कान भी छोड़ते हैं और बच्चे जो हैं वो स्वाभाविक होती है, वो सच में मुस्कुराते हैं। लेकिन बड़ों की जो मुस्कान होती है वो क्या रहती है, वो बनावटपन उसमें रहती है। बच्चे की मुस्कान भोली और स्वार्थ रहित होती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होती है और बड़ी भोली सी मुस्कान वो होती है। वही बड़ों की जो मुस्कान है वो कुटिल हो सकती है और वो स्वार्थी हो सकती है। बच्चे की मुस्कान निष्काम और निश्चल होती है और बड़ों की जो मुस्कान है उसमें जो है परिस्थितियों के अनुसार तय होती है। तो बच्चे जो है की जो मुस्कान है वो निष्काम होती है, निश्चल होती है, लेकिन बड़े मुस्कुराते हैं परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ अंतर है बड़ों और बच्चों की मुस्कान। प्रश्न नंबर 3 है, कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। कवि ने बच्चे की जो मुस्कान है उसके सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इसका उत्तर है, कवि नागार्जुन ने बच्चे की जो मुस्कान है उसके सौंदर्य को निम्नलिखित बिंबों के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। पहले उन्होंने कहा है कि बच्चे की, एक छोटे बच्चे की जो मुस्कान होती है वो मृतक में भी जान डाल देने का काम कर देती है, अर्थात उदास मन वाले व्यक्ति में भी आशा और उम्मीद और प्रसन्नता वो भर देती है। कमल का तालाब छोड़कर झोपड़ी में खिलना। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि तुम्हारा ये मुस्कान, दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को देख करके कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल ने तालाब को छोड़ करके कवि की झोपड़ी में वो खिल गए। थर्ड यहाँ पर बांस या बबूल से जो है शेफालिका के फूलों का झड़ना और स्पर्श पाकर पत्थर का पिघलना। तो बच्चे के स्पर्श को पाकर जो पत्थर दिल वाला, कठोर हृदय वाला व्यक्ति होता है उसका मन भी पिघल करके पानी हो जाता है और साथ में तिरछी नजरों से देखकर मुस्कान। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ बिंबों का यहाँ पर आप लिखिएगा इसे पॉइंट्स में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भाव स्पष्ट करना। ठीक है, तो देखिए, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात।
तो देखिए यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि धूल से सना वो शिशु बालक का जो शरीर है, उसकी निश्चल मुस्कान कवि को इतनी प्रभावित करती है कि उसे लगता है जैसे कोई कमल का फूल तालाब में न होकर उनकी झोपड़ी में क्या हो गया हो, वो खिल गया हो। तो इसका ये भाव है यहाँ पर, ये हम कविता में भी आपको बता चुके हैं, जिसमें कवि ने क्या कहा है, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहते हैं धूल से सना हुआ एक शिशु का जो शरीर है, और जब वो अपनी दंतुरित मुस्कान छोड़ता है, उसे देख करके वो जो है धूल नहीं दिखता है, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो कमल का फूल तालाब छोड़ करके कवि के झोपड़ी में खिल गया हो। यानी कि धूल से लथपथ वो बच्चा कवि को कमल के समान सुंदर लग रहा है, कमल के समान उसका सौंदर्य लग रहा है। ठीक है। फिर ख में देखिए, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल बांस था कि बबूल। इसका भाव आपको स्पष्ट करना है। इन कविताओं की पंक्तियों को हम भाव इनके आपको बता चुके हैं। तो यहाँ प्रश्नों में भी ये पूछे जाते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सैफालिका के फूल बांस था कि बबूल। तो इसको आप पहले इसका भाव लिखें, बांस था कि बबूल। तो अब नेक्स्ट है, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़ी सैफालिका की फूल बांस था कि बबूल। अब इसका उत्तर, इस पंक्ति का भाव ये है कि शिशु के स्पर्श मात्र से बबूल और बांस के जो पेड़ हैं उससे भी जो है सैफालिका के फूल झड़ने लगते हैं। बबूल में कांटे होते हैं और बांस जो है बड़ा कठोर होता है। तो आप जानते हैं सैफालिका एक ऐसा फूल है जिसको छूने से ही उसमें जो है फूल झड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि बच्चे का स्पर्श पाने से बांस और बबूल से भी वो जो है इतना कोमल हो जाता है उस बच्चे का स्पर्श पाकर। ठीक है। तो उससे भी सैफालिका के फूल मानो झड़ने लग जाते हैं। यानी शिशु के स्पर्श में ऐसा जादू है, कठोर जो प्रवृत्ति वाला व्यक्ति होता है उसका हृदय भी बच्चे का स्पर्श पा करके वो भी पिघल जाता है। ठीक है। चलिए, ये था आपका। अब है रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न। यहाँ मुस्कान और क्रोध दो भिन्न भिन्न भाव है ना, विपरीत भाव है मुस्काना और मुस्कान और क्रोध दो भिन्न भिन्न भाव हैं। इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का आपको चित्रण करना है कि जब आप किसी के सामने मुस्कुराते हैं या कहीं पर आप मुस्कान छोड़ते हैं, मुस्कुराते हैं या कहीं आप क्रोध करते हैं, ये दो अलग अलग भाव, अब उसकी उपस्थिति से जो है वहां का वातावरण कैसा हो जाता है, इसको आपने बताना है। ठीक है। तो देखिए, जहां आप मुस्कान अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने का एक माध्यम है। मुस्कान है क्या, हम मुस्कुराते क्यों हैं, अपने मन की प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए। ठीक है। व्यक्ति जब खुशी से मुस्कुराता है तो वातावरण में उल्लास भर जाता है और सामने वाला भी जो है खुशी का अनुभव करता है। ठीक है। आप भी देखते होंगे कई व्यक्ति आपके सामने आते हैं, आपकी टीचर भी आपकी क्लास में जब आती हैं तो जब वो मुस्कुराती हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन वही आपके सामने यदि वो क्रोध करती हैं तो आपको भी जो है वहां का वातावरण उसी प्रकार का लगता है। तो जब कोई मुस्कुराता है तो वो अपने मन की खुशी को और वो आपके सामने व्यक्त करता है, और ऐसा करने से वहां का वातावरण भी उल्लास से भर जाता है। ठीक है। और सामने वाले को भी खुशी का अनुभव होता है, इससे जो है अपनत्व की भावना भी जगती है। ठीक है। तो ये मुस्कान से जो है हमारे मन, मुस्कान से वातावरण कैसा हो जाता है, खुशी का उल्लास से वातावरण भर जाता है और खुशी का वहां पर माहौल बन जाता है। साथ में क्रोध मन की अप्रसन्नता और विरोध को प्रकट करने का माध्यम है। अब क्रोध देखिए, जब हम अप्रसन्न होते हैं, जब हम हमारे मन की कोई बात नहीं होती है तब हम क्रोध जताते हैं, या फिर हम किसी का विरोध करते हैं उस समय भी हम क्या करते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। तो इससे वातावरण तनाव युक्त हो जाता है, और देखिए जहां पर भी क्रोध होगा वहां का वातावरण तनाव युक्त होगा।
क्रोधी व्यक्ति की अप्रसन्नता से दूसरे भी अशांत हो जाते हैं, और जो व्यक्ति क्रोध करता है उससे जो है अन्य जो व्यक्ति होते हैं उस वातावरण में वे भी अशांत हो जाते हैं। इससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी नुकसान होता है। तो क्रोध जो है अपने को, हमें भी और दूसरों को भी, और साथ में वातावरण को भी जो है ये क्या कर देता है, वहां का माहौल खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न था। और दंतोरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का आपको अनुमान लगाना है और तर्क सहित आपको इसका उत्तर देना है। तो देखिए, आप सभी जानते हैं लगभग 6-7 या 7-8 साल महीने का जो बच्चा होता है, तो ये जो है बच्चे की उस समय उम्र होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न आप स्वयं कर सकते हैं। बच्चे से कवि की जब मुलाकात का जो शब्द चित्र यहाँ उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है, चलिए। तो कवि और वह बच्चा दोनों एक दूसरे से जो है पहली बार, क्योंकि कवि का जो स्वभाव है वो घुमक्कड़ स्वभाव के हैं। वे जो हैं पूरे भारत की यात्रा उन्होंने कई बार की है, और वे विदेशों की भी यात्रा करते थे। तो अब उनका बच्चा जो है 7-8 महीने का हो गया है और अब कवि घर में आए हैं, तो पहली बार उनकी मुलाकात उस बच्चे से होती है। इसलिए बच्चा उन्हें एकटक देखता रहता है। बच्चे की जो मुस्कान है कवि के हृदय को प्रसन्नता से भर देती है। ठीक है, और उन्हें ऐसा लगता है जैसे मानो कमल के फूल जो हैं तालाब को छोड़ करके उनकी झोपड़ी में खिल गए। उन्हें लगता है कि उन्हें बच्चे जो है उन्हें एकटक देखते देखते बच्चे की जो नजरें हैं वो जो है थक रही। ठीक है, तो और इसलिए वह आंखें फेर लेती। ठीक है, ये है। और अब यहाँ प्रश्न है आपकी फसल से, लेकिन इससे पहले हम फसल कविता को पढ़ेंगे। चलिए। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये स्टार्ट किया था, लेकिन इससे पहले हमने जो आपकी दंतरित मुस्कान है उस कविता के प्रश्न उत्तर कर लिए हैं। ठीक है, और जिन प्रश्नों को आप देखिए, प्रश्नों को हमने जल्दी जल्दी किया है क्योंकि हम पूरी कविता का सार आपके सामने रख चुके थे। तो आपको अब जिन प्रश्नों के उत्तर आपको एक आइडिया मिल गया है, तो आप अपने शब्दों में इन प्रश्नों को लिखिएगा। ठीक है, देखिए फसल क्या है। यहाँ कवि नागार्जुन जी ने जहाँ एक कविता लिखी दंतरित मुस्कान, एक छोटे बच्चे की मुस्कान का जो दृश्य है उसको कविता के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। दूसरी कविता इन्होंने इसी में फसल लिखी है, और फसल में किन किन तत्वों की जो है योगदान होता है, किस किस का यहाँ पर योगदान रहता है, वो यहाँ पर इन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। फसल कविता नागार्जुन जी के द्वारा लिखित है। अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो आकाश में बादल के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है, और फिर वही बादल बरस कर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाते हैं, जिससे फसलों को जो है भरपूर पनपने का मौका मिलता है। फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है उसका यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि किसी एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का जो है ये क्या है, पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर की फसल पैदा होती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम जो है से एक फसल की पैदावार होती है। अर्थात हजारों खेतों पर जो है दुनिया भर के लाखों और करोड़ों किसान क्या करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो भी फसल की पैदावार में जो है उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अब देखिए साथ में मिट्टी की गुणवत्ता पूर्वक भी यहाँ पर जरूरी है। देखिए हमें फसल उगानी है, फसल उगाने के लिए आपको पानी चाहिए, आपको मिट्टी चाहिए, आपको जो है किसान भी चाहिए जो फसल में काम करेगा। तो इन सभी की आवश्यकता होती है एक अच्छी फसल के लिए।
ठीक है। तो मिट्टी की गुणवत्ता भी होनी चाहिए, यानी अच्छी मिट्टी। अब देखिए आप किसी अन्य मिट्टी, जैसे चिकनी मिट्टी में आप कोई फसल उगा देंगे तो वहां पर वो फसल अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वहां पर वो आपकी उपजाऊ मिट्टी नहीं है। तो इसके लिए आपको उस फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी की भी आवश्यकता है, मिट्टी की गुणवत्ता भी आपको चाहिए। तो यही यहाँ पर कवि ने बताया है, क्योंकि मिट्टी की विशेषता के अनुसार ही फसल पैदा होती है और अलग अलग तरह की जो मिट्टी होती है वो अलग अलग फसलों के लिए जो है उगाई जाती हैं। हर मिट्टी में जो है हर फसल आप नहीं उगा सकते हैं, अलग अलग जो है मिट्टी और उसकी पैदावार के लिए यहाँ पर आवश्यक होता है। ठीक है, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही ये पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जरूरी, जैसे कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, आप उसमें विज्ञान में पढ़ा है छोटी क्लासेस में आपने। तो ये सभी चीजें आवश्यक होती है। ठीक है, पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरण भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी चाहिए, और सूरज की रोशनी में ही ये पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से जरूरी जो पोषक तत्व हैं, पानी व हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं, जिसे आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस जिसको कहा जाता है। कवि पहले तो प्रश्न पूछते हैं कि फसल क्या है, फिर उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं इस कविता में कि नदियों के पानी का जादू है फसल के रूप में जो आपको दिखाई देता है, क्योंकि बिना पानी के फसल का उगना नामुमकिन है। करोड़ों किसानों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है फसल, और भूरी, काली और खुशबूदार हल्की पीली मिट्टी, यानी अलग अलग प्रकार की मिट्टियों के पोषक तत्व और सूरज की किरणें भी अपना रूप बदलकर फसलों के अंदर समाहित रहती है, क्योंकि सूरज की रोशनी और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, अवशोषित कर पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो इतना देखिए, ये सब आपको नहीं लिखना है, हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे इसे। ठीक है, मिट्टी की गुणवत्ता, अलग अलग तरह की मिट्टी में अलग अलग तरह के पोषक तत्व होते हैं। पौधों को बढ़ने के लिए सूरज की किरणों और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसें आपको चाहिए। तो ये है फसल। तो इसकी व्याख्या देखिए, अब कविता की कुछ पंक्तियां, तो अलग अलग काव्यांशों के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे। एक की नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो इस फसल कविता को आप काव्यांश 1 करके लिखेंगे और इन पंक्तियों को आप लिखिएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, तो हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। तो इसमें जो है कुछ शब्दार्थ हैं, इनको लिख लेंगे। ढेर सारी अर्थात बहुत सारी, कोटि यहाँ करोड़ से कहा गया है, स्पर्श यानी छूना, गरिमा गुरुत्व, भारीपन, महत्व, गौरव और गर्व, धर्म अर्थात किसी वस्तु में पाई जाने वाली विशेषता, विशेष बात या तत्व जिसके द्वारा वह दूसरी वस्तु से अलग मानी जाती है। ढेर सारी अर्थात बहुत अधिक, कोटि यानी करोड़, स्पर्श छूना, गरिमा यानी भारीपन, महत्व, गौरव, गर्व। चलिए लिखिएगा इसे। तो आइए इस कविता की इन पंक्तियों को देखिए। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर। तो यहाँ फसल कविता में कवि नागार्जुन जी कहते हैं, क्या कहते हैं, कि किसी भी फसल को की पैदावार में, यानी फसल को उगाने में किसी एक के नहीं बल्कि दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अर्थात जब पानी वाष्पीकृत होकर के बादलों के रूप में आसमान में जाता है और फिर बारिश होती है, तो ये नदियों के पानी का ही जादू है, क्योंकि किसी फसल को पैदा करने में, फसल की पैदावार में जल यानी पानी का बहुत ही अहम रोल होता है। बिना पानी के फसल आपकी उग ही नहीं सकती है।
तो यहाँ पर उन्होंने कहा फसल में जो है नदियों का किसी एक नदी का हाथ नहीं है, बल्कि दो नदी का भी नहीं है, ढेर सारी नदियों का यहाँ पर हाथ होता है तब जा कर के, क्योंकि पानी जो है ये छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाती हैं और वहां से नदियों से समुद्र से जो पानी वाष्पीकृत होकर के फिर बादलों के रूप में ये वर्षा करती हैं। तो इनका ये जादू है। फिर इन्होंने कहा एक की नहीं, दो की नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। तो यहाँ किसके लिए? किसान के लिए कहते हैं कि किसी एक हाथ से जो है ये जो फसल है वो पैदा नहीं होती है, बल्कि इसमें जो है लाखों और करोड़ों जो है हाथों का स्पर्श है, यानी कि लाखों करोड़ों लोग मिल करके परिश्रम करते हैं, उस फसल की पैदावार में वो मेहनत करते हैं, तब जा करके ये फसल जो है पैदा होती है। आगे उन्होंने कहा एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। कहते हैं किसी एक खेत की नहीं है, किसी दो खेत की नहीं है, बल्कि हजारों खेतों की जो मिट्टी है और उस मिट्टी का यहाँ पर गुणधर्म है, तब जाकर के वो फसल जो है पैदावार उसकी फसल की पैदा होती है। तो उन्होंने कहा फसल क्या है? यहाँ उनको कहते हैं फसल क्या है भाई? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो यहाँ कवि कहते हैं किसी भी फसल को उगाने में किसी एक नदी का नहीं, दो नदी का नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों का, अर्थात फसल को उगाने में सबसे पहले नदियों का हाथ, उसके बाद आपके किसान जो होते हैं, किसानों के जो हाथ हैं उनका हाथ, फिर उसके बाद जो है जिस भी मिट्टी में उस फसल की पैदावार हो रही है उसका भी यहाँ पर हाथ होता है। तो किसी भी फसल को उगाने में मिट्टी का उर्वरक होना, उपजाऊ मिट्टी होना अति आवश्यक है। उसके बाद वहां पर किसान भी जो है उतना ही जो है महत्वपूर्ण है जितना कि मिट्टी है, साथ में पानी भी जो है इतना ही महत्व रखती है। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? शब्दार्थ तो आप लिख चुके होंगे। देखिए, अलग अलग नदियों का पानी जब भाप बनकर उड़ता है तो वो आसमान में बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और फिर वही बादल बरसकर धरती पर पानी के रूप में वापस आ जाता है, जिससे फसलों को भरपूर पनपने का मौका मिलता है। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। ठीक है, इसमें कवि कहते हैं एक दो नहीं बल्कि अनेक नदियों का पानी अपना जादुई असर दिखाता है, तब जाकर के फसल पैदा होती है। आगे कवि कहते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लाखों और करोड़ों हाथों के अथक परिश्रम का परिणाम है फसल। अर्थात हजारों खेतों पर दुनिया भर के लाखों और करोड़ों किसान क्या होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और अपनी फसल की देखभाल करते हैं। उनको समय समय पर वो खाद देते हैं, पानी देते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी देते हैं, तब जाकर के कहीं फसल खेतों में लहलहा उठती है। एक अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की जो मिट्टी है वो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए कवि कहते हैं कि एक दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की जो उपजाऊ मिट्टी है उसके पोषक तत्व भी इन फसलों के अंदर छुपे हुए। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। यानी मिट्टी से मिलने वाले जो जरूरी पोषक तत्व हैं वो फसलों के लिए जरूरी होते हैं। अलग अलग तरह की फसलों को क्या करते हैं, उगाने के लिए अलग अलग तरह की मिट्टी व उसके गुण आवश्यक होते हैं। चलिए इसको आप लिख लेंगे। इस तरह से आप लिखना है आपको व्याख्या में। तो भावार्थ भी आप लिख लेंगे। तो ये हम बता चुके हैं आपको कि यहाँ फसल को तैयार होने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसका यहाँ का भी वर्णन कर रहे हैं। नदियों का पानी जब भाप बनता है, उड़ता है, तो आकाश में बादल का रूप वो ले लेता है और फिर वही बादल वर्षा के रूप में बरस कर क्या करते हैं, धरती पर अपना पानी वो बरसाते हैं या पानी के रूप में वापस आ जाता है।
जिससे फसलों को अच्छी प्रकार से पनपने का मौका मिलता है। करोड़ों किसान की दिन रात की मेहनत का फल है। और एक अच्छी फसल उगाने के लिए खेतों की मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की विशेषता भी फसलों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। देखिए, ये जो हमने भावार्थ व्याख्या लिखाया है वो आप इतना सारा आपको नहीं लिखना है, आप जितना समझे हैं उसको और कविता की पंक्तियों से उसके भाव को समझे, यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें भाव ज्यादा मायने नहीं है, सीधे आपको डायरेक्ट कहा है कि ये जो है कई कई किसानों का, कई कई नदियों का और कई कई जो उपजाऊ जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता से जो है एक फसल की अच्छी गुणवत्ता बन सकती है, बनेगी। इसके बाद यहाँ पर काव्यांश 2 में, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि फसल क्या है, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, और रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो अब जो है कवि ने स्वयं ही प्रश्न पूछ डाला कि फसल क्या है। ठीक है, तो और इस फसल क्या है प्रश्न का उत्तर भी वो स्वयं इस कविता के माध्यम से हमें दे रहे हैं। तो इसको हम कल की क्लास में करेंगे, साथ में इसके प्रश्न उत्तर। अभी हम दंतुरित मुस्कान की व्याख्या कर चुके हैं, उसके प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। इसके बाद कल की क्लास में इसका भावार्थ भी लिखेंगे और इसके प्रश्न भी, साथ में कंबाइंड कुछ आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन हैं उनको भी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।